सबसे पहले तृप्ति मैम, सीमा मैम को प्रणाम और बाकी जितने फैकल्टीज हैं, सीनियर मेंबर्स, उनको भी मेरा नमस्कार। सारे पार्टिसिपेंट्स को नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। टुडे इज द 4th डे, चौथा दिन है आज हम लोग का और 50% पे हम लोग पहुंच गए हैं। और हर एक दिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो है तो बहुत ही ब्रॉड, बट उसका फंडामेंटल समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फिर बाद में उस पे हम अपना अरुण सर प्रणाम, उस पे हम अपना फिर नॉलेज हम बिल्डअप कर सकें। तो आज जो हमारा फोकस होगा वो एक्चुअली मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग और वैलिडेशन पे होगा। ये ऑटोमेटिक में बढ़ रहा है, स्पीड बहुत ज्यादा इसका क्या स्पीड बोल रहे हैं? ये ऑटोमेटिक एक्चुअली आगे इसको कर रहा है। अच्छा, रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग सेशन। हाँ, इट इज बीइंग रिकॉर्डेड। Today's focus would be mostly around model training and validation. So validation में हम लोग जो performance metrics है उस पे हम लोग separate पूरा dedicate करेंगे कल। और आज हम लोग ट्रेनिंग और वैलिडेशन का जो पूरा मेथड होता है उसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट, सिंस दिस इज द 4th डे, मैं जैसे क्विक रिव्यू बस कर देना चाहूंगा ताकि हम लोग को याद रहे कि हम लोग कहाँ से हम लोगों ने जर्नी शुरू की थी। तो हम लोगों ने शुरुआत की थी मशीन लर्निंग से। मशीन लर्निंग के जितने टाइप्स होते हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि विल बी फोकसिंग ऑन सुपरवाइज्ड लर्निंग। और सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे फोकस करेंगे। जब लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात आई, जिसमें हम लोगों ने ब्रीफली डिस्कस किया था कि जो बाइनरी डेटा होते हैं, यानी कि आउटकम जो हमारा रिस्पांस हमारा बाइनरी होता है, डायकोटोमस होता है, उस तरह के डेटा को हम लोग जो है बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करके मॉडल हम लोग डेवलप करते हैं। उसमें जो मेजर स्टेप्स थे वो था डेटा कलेक्शन का, जिसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल के रूप में जो रिपोजिटरी है उसके बारे में हम लोग देखे कि उसमें अलग अलग तरह का डेटा अवेलेबल होता है। प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जो डेटा हम खुद कलेक्ट करते हैं सर्वे के थ्रू या फिर अदर मेथड के थ्रू, जो हम जनरेट करते हैं नया डेटा, दैट इज प्राइमरी डेटा। और जो ऑलरेडी पहले से कलेक्टेड है, फॉर एग्जांपल सेंसस डेटा हो गया या पब्लिक डोमेन में और भी पब्लिश्ड जो भी रिकॉर्ड्स हैं, तो वो सेकेंडरी डेटा हो गया। जब हम मॉडल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, देन वी डिस्कस्ड अबाउट डेटा प्री प्रोसेसिंग, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। उसमें सैंपल साइज कितना होना चाहिए, उस पर हम लोगों ने बात की थी। मिसिंग डेटा आउटलायर्स के बारे में कल हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि मिसिंग डेटा कैसे आ सकता है किसी भी डेटा में, और आउटलायर्स क्या होते हैं, फिर कैसे हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं। Then descriptive analysis. Descriptive analysis is very important to understand the data. उसमें हम लोगों ने बात की थी कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो भी बेसिक्स होते हैं वो कौन कौन सा यूज कर सकते हैं, फिर डेटा को विजुअली हम लोग प्रेजेंट करके कैसे हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। फिर बात आई थी मेथड सिलेक्शन पे कि ठीक है, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल डेवलप करेंगे। देन व्हाट शुड बी द बेस्ट मेथड टू पिक। तो उसमें हम लोगों ने बात की थी कि जो ऑलरेडी उस सिमिलर डेटा पे यदि कोई मॉडल पहले से डेवलप किया हुआ है या फिर कोई मेथड अप्लाई किया हुआ है, तो वो हम लोग कंसिडर करते हैं। उसके साथ साथ स्टैटिस्टिक्स के नॉलेज के आधार पर भी हम लोग अपना एल्गोरिथम का एप्रोप्रिएट मेथड का सिलेक्शन करते हैं। Now we will start today's work. उसमें ब्रीफली हम लोगों ने कल जो डिस्कस किया था फीचर सिलेक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया। देन वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द फीचर इंजीनियरिंग, और हम लोगों ने बात की थी कि बैलेंस डेटा से हम लोग नेक्स्ट यानी कि आज से हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो
इनबैलेंस डेटा में हम लोगों ने देखा था कि जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, इधर नोइंगली अननोइंगली, यदि हम डेटा को प्रॉपरली स्ट्रैटिफाइड नहीं करते हैं, स्ट्रैटिफाइड करने का मतलब है कि हम मान करके चलते हैं कि एक पर्टिकुलर सेक्शन से हमको इतने सैंपल्स कलेक्ट करने हैं, तो मोस्ट लाइकली क्या होता है, डिपेंड कि किस तरह का पॉपुलेशन है, हो सकता है हमारे पास रिस्पॉन्सेज एक कैटेगरी में कम आए, जिसमें हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था जेंडर। लेकिन यहाँ जब हम इम्बैलेंस डेटा की बात करते हैं तो इम्बैलेंस डेटा में हम लोग रिस्पॉन्स वेरिएबल की बात कर रहे हैं, जो कैटेगरी जो आउटकम है। तो हो सकता है कि हम ऐसे एरिया में गए, फॉर एग्जांपल यदि हम कोई सर्वे कर रहे हैं और हम ऐसे एरिया में गए कि जहां लोग पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं हमेशा से, तो यदि हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के यूज के बारे में हम यदि उनसे बात करेंगे तो मोस्ट लाइकली क्या हो सकता है कि मैक्सिमम जो है पॉपुलेशन या हाउस होल्ड वो यस में ही टिक मार्क करेंगे कि हाँ वी यूज इट। तो उस तरह से क्या होता है कि हमारा आउटकम इम्बैलेंस्ड हो जाता है। अब इम्बैलेंस्ड का कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है कि इतना % होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम अलग अलग स्टेप करके हम समझते हैं कि डेटा हमारा कितना इम्बैलेंस है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका रिस्पॉन्स 10:90 है, यानी 90% यस है और 10% नो है, या फिर 90% नो है 10% यस है, तो ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंस हो जाता है 9 टाइम्स का, जो कि सही नहीं है। उस पर यदि डेटा हम मॉडल डेवलप करेंगे तो वो मॉडल हमारा सही नहीं होगा, जो कि इसमें मैक्सिमम जो है एक ही तरफ का कैटेगरी अवेलेबल है। मैंने कुछ स्टडी की थी और उस स्टडी के बेसिस पे मैंने एक कंक्लूजन किया था कि और प्रीवियस स्टडी में भी उस तरह की बातें हुई थी कि कम से कम 25% हमारे पास एक कैटेगरी में सैंपल होना ही चाहिए। तो जैसे हम लोगों ने शुरू में भी बात की थी कि कोई गोल्डन रूल करके जो है ऐसा नहीं है हर एक चीज का, बट हाँ बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जिसके बेसिस पे हम ये पता कर लेते हैं कि हाँ इतना इस स्टडी में कहा गया था। तो उसी तरह से स्टडीज के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट 25% आउटकम जो है एक कैटेगरी में होना ही चाहिए। यदि यस है तो एटलीस्ट 25% है, तब वहां पर जो है मॉडल हमारा सकता है। लेकिन जहाँ बहुत ही ज्यादा डेविएशन है, जो कि हम लोग इस केस में देखेंगे, जो हमारे पास सैंपल है उसमें बहुत का डिफरेंस है, हमने कल भी देखा था। तो इम्बैलेंस डेटा को हैंडल करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए बहुत ही तरह के मेथड्स हैं। मैंने शुरू में भी कहा था कि हर एक टॉपिक अपने आप में, जो हर एक टर्म अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है और उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स है। यहाँ हम लोग कुछ चुने हुए मेथड्स के बारे में अवेयर हो रहे हैं और उसमें वन ऑफ द मेथड्स वी आर यूजिंग फॉर आवर पर्पसेस, फॉर आवर लैब वर्क। तो उसमें जो एक मेथड है जिसको हम लोग रीसैम्पलिंग कहते हैं, उसके अंदर बहुत अलग अलग तरह का मेथड अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल है अंडर सैम्पलिंग। रीसैम्पलिंग का मतलब क्या हुआ? रीसैम्पलिंग, सो फॉर एग्जांपल यू हैव ऑलरेडी कलेक्टेड द डेटा, आपके पास ऑलरेडी डेटा है, सैंपल है। अब उसमें से यदि 1000 रिकॉर्ड्स है, 900 एक कैटेगरी में है, 100 दूसरे कैटेगरी में है, तो इम्बैलेंस्ड हो गया। तो हम उस डेटा को इस तरह से रीसैंपल करेंगे ताकि दोनों कैटेगरी लगभग बराबर हो जाए। वो कैसे किया जाता है? उसमें पहला मेथड है अंडर सैंपलिंग। अंडर सैंपलिंग यानी जो हायर कैटेगरीज का है, जो जिस कैटेगरी में ज्यादा डेटा है, उस डेटा को हम लोग जो है कम करते हैं ताकि वो लगभग हमारे जो है, जो मिनिमम कैटेगरी में है, जो स्मॉलर पोर्शन है, उसके बराबर हो जाए। ऐसा नहीं है कि हम डेटा डिलीट कर दिए और बराबर करके कर लिए, उसका प्रॉपर मेथड होता है। हम रैंडमली डेटा सेलेक्ट करते हैं ताकि हमारा दोनों जो है वो बराबर हो जाए। हम लोग देखेंगे इसमें एग्जाम्पल के रूप में। दूसरा हमारा है ओवर सैम्पलिंग। तो जैसे अंडर सैम्पलिंग है उसी तरह से ओवर सैम्पलिंग है। तो ओवर सैम्पलिंग में क्या करते हैं कि हम लोग जो कैटेगरी
कम परसेंटेज में है उसको ओवर सैंपल करते हैं ताकि वो हायर परसेंटेज वाले जो कैटेगरी के लगभग बराबर में आ जाए। और इसी सब मेथड में एक मेथड है जो हम लोगों ने अपनी स्टडी के लिए, अपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए यूज किया है, उसको स्मूट कहा जाता है, सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवर सैम्पलिंग टेक्निक। माइनॉरिटी ओवर सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है, ओवर सैम्पलिंग। तो जो माइनॉरिटी है जो उसमें कम संख्या में है डेटा में, यानी कि जिसका परसेंटेज कम था, तो उसको हम ओवर सैंपल करते हैं और उसमें रैंडमली हम सेलेक्ट कर करके दोनों को बराबर मिलाते हैं कि हमारा यस भी उतना ही हो जाए, हमारा नो भी उतना हो जाए। और तब वहां के बाद से फिर हम जो है मॉडल डेवलपमेंट का काम शुरू करते हैं। अब इसमें एक दूसरा मेथड है जो बहुत ही वाइडली यूज्ड होता है, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। और के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन में क्या होता है कि वो इम्बैलेंस डेटा को कंसीडर कर लेता है। मेरे सारे जो भी मैं रिसर्च करता हूँ, जो भी पब्लिकेशन है, उसमें मैं के फोल्ड ही प्रेफर करता हूँ। सम ऑफ द केसेस में मैंने स्मूथ यूज किया हुआ। अब है कि प्रॉब्लम है तो उसका आपको और भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है। तो मैंने शुरू में ही कहा था कि जो मॉडल के जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं वो बहुत तरह के हैं और हर एक का यूज अपने अपने जरूरत के हिसाब से होता है। तो जब हम इम्बैलेंस डेटा की बात करते हैं तो वहां पे कुछ जो हमारे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं वो बहुत ही यूनिक हो जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और वो हमारे लिए प्रेफर्ड मेथड होते हैं मॉडल के वैलिडेशन को चेक करने के लिए। फॉर एग्जांपल प्रिसिशन और स्पेसिफिसिटी हो गया, या रिकॉल सेंसिटिविटी हो गया, F1 स्कोर हो गया। एक पार्टिसिपेंट ने पूछा था मुझे F1 स्कोर के बारे में, तो वो रिकॉल वो करेंगे, उनको ध्यान में होगा। या इम्बैलेंस डेटा में F1 स्कोर जो है वो यूनिक हो जाता है और वो हम लोग यूज करते हैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट करने के लिए। फिर एक दूसरा पैरामीटर है जो हम लोग टेस्ट करते हैं, उसको कहा जाता है मैथ्यूज कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये जो एक्चुअल हमारा बाइनरी है और जो प्रेडिक्टेड है उसके बीच के कोरिलेशन कोफिशिएंट को एनालाइज कर करके बताता है। ये मेथड भी होता है बट बहुत ही वाइडली यूज्ड नहीं है। सबसे ज्यादा यूज होता है F1 स्कोर, और ये तो रिपोर्ट हम ऐसे भी करते हैं, प्रिसिशन और रिकॉल। फिर एरिया अंडर द कर्व इसलिए माना जाता है सबसे अच्छा क्योंकि ये प्रोन होता है इम्बैलेंस डेटा को लेकर के, इसलिए हम एरिया अंडर द कर्व AOC या फिर ROC जो कर्व है, जिसके बारे में डिटेल में ये सारे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के बारे में डिटेल में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। फिर मैंने बात की थी शुरू में कोहेंस कप्पा के बारे में जो रोबस्टनेस बताता है, तो ये भी डेटा इम्बैलेंस से इम्पैक्टेड नहीं होता। इसलिए बाद में जब धीरे धीरे आप अपना नॉलेज बिल्डअप कीजिएगा तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि हैं तो बहुत सारे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, यदि आप लिखना शुरू कीजिएगा तो कम से कम 10-12 जो है वो हो जाएंगे, लेकिन वो अलग अलग डेटा में, अलग अलग टाइप के मॉडल में वो यूज होता है। इसमें एक चीज सिर्फ आपके अवेयरनेस के लिए मैं ये भी बता दूं कि कुछ एल्गोरिदम जो होते हैं वो इम्बैलेंस डेटा प्रोन होते हैं और कुछ एल्गोरिदम होते हैं जो वो उसमें अलग से हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिक जो है उस डेटा को हैंडल कर लेता है। तो जब थोड़ा और आप पढ़ेंगे तो उस तरह के एल्गोरिदम्स के बारे में धीरे धीरे आप जानना शुरू कीजिएगा। अभी हम लोग सिर्फ लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे फोकस करेंगे। नाउ विल गो टू, यहाँ हम लोग देखेंगे ओवर सैम्पलिंग जो हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया स्मूथ यूज करके। तो यहाँ हम दोनों ही डेटा हम लोग ले रहे हैं, जो डेटा हमारा रिस्पॉन्स है प्लस जो हमारा डेटा जो एक्चुअल डेटा है। मैंने बताया था कि जो स्मॉलर पोर्शन का डेटा है उसको ओवर सैंपल किया जाता है रैंडमली सेलेक्ट कर करके, और उसको जो है उसी हिसाब से फिर इक्वल किया जाता है। तो यहाँ आप जब थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हम लोग यहाँ स्मूथ किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं। मैं क्विकली आपको यहाँ बता दूं, फाइनली जब ओवर सैम्पलिंग हो जाती, स्मूथ टेक्निक अप्लाई हो जाता है,
तो शुरू में जो इम्बैलेंस था, अब देखिए नंबर ऑफ नॉन सब्सक्रिप्शन इज ओवर सैंपल डेटा to 25,567 and number of subscription is also 25,567. अब आपके पास जो रेशियो है दोनों 50-50% हो गया, यानी अब आपका डेटा बैलेंस हो गया. Then you will start developing your model. Any question so far? Okay, Rinku. Yes, please, Rinku. आप अपना क्वेश्चन टाइप करें, क्या क्वेश्चन है? अच्छा, we have to use the same data which you, yes, उसी डेटा को हम लोग को यूज करना है. ये मैंने कहा है एल्गोरिथम जैसे हम लोग जब बात करेंगे ना, तो अभी मैं इसलिए भी नहीं इंट्रोड्यूस करना चाह रहा था क्योंकि फिर बहुत सारी चीजें हो जाएंगी. फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ. अभी हम लोग सिर्फ जनरलाइज लीनियर मॉडल का एक एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन. फिर आता है ट्री बेस्ड, फिर आता है एंसेंबल टेक्निक. तो ये ट्री बेस्ड में भी कुछ जो एल्गोरिथम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे डिसीजन ट्री हो गया, रैंडम फॉरेस्ट हो गया. एंसेंबल में जैसे सपोर्ट वेक्टर मशीन हो गया, या और भी जो हैं. फिर लीनियर क्लासिफायर होता है, नॉन लीनियर होता है. तो कुछ जो एल्गोरिथम्स हैं वो बहुत ही प्रोन होते हैं इम्बैलेंस डेटा का, और कुछ एल्गोरिथम जो है वो इसको खुद ब खुद कंसीडर करते हैं. हमको अलग से इम्बैलेंस डेटा को ट्रीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है. How we have to do it, उसका एग्जांपल है मैंने यहाँ पे दिया है, जो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे स्मूथ यूज करके. फिर है अच्छा सामने करके दिखान. अच्छा वो तो हम लोग रन करेंगे ही, अभी तो लैब हम लोग का शुरू ही हुआ है. एमसीसी के बारे में मैंने कहा था कि ये जो एक्चुअल हमारा बाइनरी जो रिस्पांस है, जो प्रेडिक्टेड होता है, उसके बीच के कोरिलेशन को कैप्चर करता है ये. ऑल राइट, ओके, लेट्स मूव ऑन. अब ये क्या हो रहा है? अब बात आती है जब हम मॉडल, हमारा पूरी तरह से तैयार है, हमने फीचर सिलेक्शन कर लिया, हमने जो है इम्बैलेंस डेटा ट्रीटमेंट कर लिया, अब हमारा डेटा फुल्ली प्रिपेयर्ड है, जिसको गोल्डन डेटा भी आप कह सकते हैं, जिस डेटा को लेकर के हम अपना मॉडल डेवलप करेंगे. अब जब मॉडल डेवलप करने की बात आती है, उसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है. उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है हम लोग का है कि हम मॉडल को ट्रेन करते हैं एक पर्टिकुलर डेटा पे, और फिर हम उसको टेस्ट करते हैं. तो मैंने ब्रीफली पहले भी बताया था कि जब हमारे पास स्मॉल डेटा सेट होता है तो हम उसको दो ही भाग में स्प्लिट करते हैं, और फिर उसी से हम ट्रेन भी करते हैं, टेस्ट भी करते हैं. लेकिन हमारे पास यदि बिग डेटा सैंपल है, लार्ज वॉल्यूम में है, तो हम उसको फिर जो है वो ट्रेनिंग, टेस्ट और फिर वैलिडेशन डेटा सेट में हम स्प्लिट कर सकते हैं. और यहाँ मैंने दिया है 70% 20%, ये मैंने वैलिडेशन को भी कंसिडर करके दिया है. अब मैं आप लोगों से एक रिसेंट स्टडी में रिसर्च आप लोग से यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ये समझने में आपको आसानी होगी. एज सच आप गूगल करके देख लीजिएगा, कहीं पर को आपको स्टैंडर्ड रूल नहीं मिलेगा कि 70% 30% स्प्लिट करना चाहिए, 80% 20% करना चाहिए, 72% 25% स्प्लिट करना चाहिए. सबका रिलेटिव है कहीं ना कहीं जो है, लेकिन मिनिमम 70% लोग यूज करते हैं प्रेफरेबली.
अभी ये मेरा ऑनगोइंग रिसर्च है जो मैं पब्लिकेशन के लिए यूज कर रहा हूँ, अभी पब्लिश नहीं किया है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैंने क्या किया है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन के साथ साथ मैंने बाकी 4 अलग अलग क्लासीफायर्स मैंने यूज किए हैं, और ये मेरा दूसरे डेटा पे ये एनालिसिस है। मेरा पर्पस था ये समझने का कि कौन सा जो डेटा स्प्लिट है वो बेस्ट होता है मॉडल सिलेक्शन के लिए। तो आप यहाँ देखेंगे कि 5 क्लासीफायर है, ठीक है। मैंने स्टार्ट किया है 50-50 से, और मैंने मैक्सिमम किया है 90-10 पे। तो जब हम 50-50 पे करते हैं उस समय भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है इसका परफॉर्मेंस बेहतर है। बेहतर तो और का भी है, जैसे रिज क्लासीफायर हो गया, इसका भी अच्छा है। फिर फाइनली पैसिव एग्रेसिव क्लासीफायर है, इसका भी परफॉर्मेंस अच्छा है, AUC स्कोर अच्छा है। लेकिन डेटा स्प्लिट रेशियो के साथ इसके परफॉर्मेंस में चेंजेस आता है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है। और जब आप देखेंगे 75-25 पे हाईएस्ट AUC जो है अचीव किया है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन ने 75-25 के स्प्लिट पे हाईएस्ट AUC का स्कोर अचीव किया है यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन थ्रू आउट जो है हर एक स्प्लिट में एक ढंग का बेटर परफॉर्मेंस वो देता रहा है। तो ये जो रिसर्च है ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि डेटा स्प्लिट का मॉडल के परफॉर्मेंस पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा है कि अलग अलग एल्गोरिदम्स जो है डेटा स्प्लिट पे अलग अलग ढंग से बिहेव करते हैं। जैसे एक एग्जांपल यदि आप लेंगे तो इसको आप देखें, परसेप्ट्रॉन यहाँ सबसे कम है 80-20 पे। फिर आप देखें यहाँ 60 से अबव है, इसमें देखेंगे नियर टू 70 है, यहाँ एक्चुअली 70 से कम है। और ये बहुत ही ये एग्जैक्टली 70 पे है 60-40 में। ये 65-40 में उससे भी ज्यादा है, 70 से ज्यादा है। फिर यहाँ 70-30 में आते हैं तो ऑलमोस्ट लाइक 75 के आसपास है। कहने का मतलब है कि हाईली फ्लक्चुएट कर रहा है, ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। इसलिए भी डेटा स्प्लिट का जो है इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। तो यदि इसको हमको कंक्लूड करना होगा कि कौन सा स्प्लिट हम रखेंगे, तो उसमें जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये मैंने सिर्फ लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए किया है, आज ही किया है आप लोगों को एग्जांपल दिखाने के लिए कि जब डेटा का स्पीड 75-25 था तो मॉडल का परफॉर्मेंस जो है एक्यूरेसी, ये हो गया ट्रेनिंग डेटा पे और ये हो गया टेस्ट डेटा पे। और ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा पे जो है एक्यूरेसी का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम लोग ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बाकी सारे रेशियो में बहुत का डिफरेंस है। 50-50 हम कर रहे हैं तो एक्यूरेसी जो है 82 प्लस जा रहा है, और टेस्ट डेटा पे सीधे वो घट करके 78 आ रहा है। तो इतना का डिफरेंस ये हो रहा है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारा जो मॉडल होना चाहिए वो जितना एक्यूरेट ट्रेनिंग डेटा पे है उतना ही एक्यूरेट वो टेस्ट डेटा पे भी होना चाहिए। एग्जैक्ट नहीं हो, लेकिन थोड़ा सा कम हो तो चलता है, लेकिन वो बहुत कम वो नहीं चलेगा। ये बताता है कि हमारा मॉडल स्टेबल नहीं है या फिर नए डेटा पे हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे 55-45 में भी वही है, इसमें और घट गया टेस्ट पे। इसका मतलब है, इससे ये हम समझते हैं कि हमारा मॉडल जो है 50-50 हम लिए हैं तो 50% डेटा पे ओवर ट्रेन कर गया, सॉरी ये पूरी तरह से ट्रेन नहीं हुआ। और यही कारण है कि जब टेस्ट पे हम लोगों ने इसको अप्लाई किया तो ये मॉडल जो है अच्छे से इस पे जो है प्रिडिक्ट नहीं कर पाया, इसकी प्रिडिक्शन घट गई, यानी कि मॉडल अंडर फिटेड था। अंडर फिटेड का मतलब होता है, फिट तो आप समझते हैं ना, दुरुस्त स्वस्थ जो फिट होते हैं, तो ये अंडर फिट था, यानी कि प्रॉपरली ट्रेन नहीं था। जब मॉडल प्रॉपरली ट्रेन नहीं है
तो वो जो है टेस्ट डेटा पे या कोई भी अननोन डेटा पे, अनसीन डेटा पे उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा नहीं होगा। और वही किसी केस में आप देखेंगे, यहाँ तो हमारे पास वो एग्जांपल नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि यदि ट्रेनिंग डेटा का एक्यूरेसी कम है और वो टेस्ट डेटा पे एक्यूरेसी बढ़ गया उसका, इसका मतलब ओवरफिट हो गया वो, यानी कि वो जितना उसको सीखना था उससे ज्यादा वो सीख लिया है और वो आइडियल नहीं है हमारे मॉडल के लिए, क्योंकि वो जो भी नया आएगा ना डेटा, अनसीन डेटा होगा, उस पे वो एक्स्ट्रा प्रिडिक्शन करेगा, उसकी एक्यूरेसी ज्यादा वो दिखाएगा और वो जो एक्यूरेसी है वो गलत हो जाएगा, वो सही नहीं होगा। तो इससे इस पूरे एनालिसिस से हम लोगों ने ये कंक्लूड किया कि चूंकि 75 और 25 के स्प्लिट पे हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो एक्यूरेसी है ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा पे वो बहुत ही क्लोज है, तो ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए आइडियल स्प्लिट है। और ये हम लोग हर एक डेटा के साथ करके ये आइडियल, हालांकि ऐसा कोई करते नहीं है, लोगों ने ये मान करके रख लिया है कि 70-30 या 75-25 या फिर 80-20 हम कर लेंगे वो चल जाएगा, क्योंकि मोस्टली लोग उसी तरह से करते हैं। बट आइडियली हम जो मॉडल डेवलप करें ना, तो हम क्विकली ये टेस्ट करके देखें कि किस जो है डेटा स्प्लिट पे हमको सबसे बेटर परफॉर्मेंस मिल रहा है, और फिर वो हम डेटा स्प्लिट के बारे में वहां पर हम चर्चा कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? हाँ, एरिया अंडर द कर्व जो है ये हम लोग कल डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन आपने पूछा तो मैं बताता हूँ कि दो हम लोगों के पैरामीटर्स होते हैं, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी। सेंसिटिविटी ये बताता है कि हमारा मॉडल कितना एक्यूरेटली जो है पॉजिटिव रिस्पांस को क्लासिफाई कर सकता है, और स्पेसिफिसिटी बताता है कि हमारा जो है मॉडल जो ट्रू नेगेटिव है, जो नेगेटिव आउटकम है, यानी कि नॉन उसको जैसे सब्सक्रिप्शन वर्सेस नॉन सब्सक्रिप्शन को, तो जो ट्रू नेगेटिव है उसको कितना स्पेसिफिकली कैलकुलेट कर सकता है या क्लासिफाई कर सकता है। जब उस दोनों को हम एक दूसरे के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं तो एक पूरा एरिया होता है, और वही हम जो है एरिया अंडर द वो जो कर्व हम प्रिपेयर करते हैं वो हम दिखाएंगे आपको। जस्ट विजुअल दिखाई दूं। यहाँ देख रहे हैं, तो ये जो पूरा का पूरा जो कर्व है ना, और कर्व के अंदर का जो एरिया आया है, तो यही हमारा होता है जो हम सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के अगेंस्ट हम प्लॉट करते हैं। ये सब हम लोग को करना है, बट मैंने कल डेडिकेट इसलिए किया है एक पूरा दिन उसके लिए, ताकि हम अच्छे से उस चीज को समझ पाए। और मैम ने भी सीमा मैम ने भी कहा था कि उस पर थोड़ा सा और इम्फेसिस देना है, तो वो हम लोग कल हम लोग उस चीज को कैप्चर करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, लेकिन हाउ एंड व्हिच सिचुएशन पैसिव एग्रेसिव क्लासिफायर यूज, तो ये क्वेश्चन जो है ये ओपन क्वेश्चन हो गया एक तरह से। और मैंने शुरू में ही कहा था कि जब भी हम लोग एल्गोरिदम हम कोई भी सेलेक्ट करते हैं ना, कोई भी एल्गोरिदम सेलेक्ट करते हैं, तो हम कम से कम 3-4 जो है रेस्पेक्टिव एल्गोरिदम को हम पहले नॉलेज के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बाद फिर जो है हम लोग 1 बाय 1 करके अप्लाई करके चेक करते हैं कि हमारा मॉडल कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो जैसे इस केस में हम लोगों ने लगभग क्या मतलब 5 डिफरेंट हम लोगों ने एल्गोरिदम्स
अप्लाई किए हैं और उसमें हम लोग को ये लगा है कि जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो हर एक स्प्लिट पे वो बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है। तो फाइनली वी डिसाइडेड टू गो विथ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन को लेकर के फिर हम मॉडल डेवलप करना हम लोग शुरू करते हैं। एनी मोर क्वेश्चन? अच्छा, कल आप डेटा दिए थे, उसको रन के बाद CSV फाइल में क्या करने बोले थे आप? ठीक है, मैं वो बता देता हूँ एक बार फिर से, हम लोग के पास टाइम है अभी। अच्छा, मेरे पास कल कुछ ही जो है असाइनमेंट्स आए हैं और बहुत सारे लोगों के, मैक्सिमम लोगों के नहीं आए हैं। तो आप लोग यदि असाइनमेंट के बारे में अभी नहीं पूछिएगा तो वो प्रोजेक्ट हम लोग का मोस्ट लाइकली कल से शुरू हो जाएगा, कल के क्लास के बाद से। तो फिर दिक्कत होगी आप लोग। मैंने कहा था कि सबसे पहले हम लोग जितने भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज होते हैं, पैकेजेस होते हैं, वो इंपोर्ट करते हैं जुपिटर नोटबुक में। फिर हम वो CSV फाइल डेटा कॉल करते हैं यहाँ पे, जस्ट pd.read.csv। सी लैंग्वेज की बात नहीं हुई थी। सी लैंग्वेज में मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं, लाइक मैंने 3 ही टूल के बारे में चर्चा की थी। एक R स्टूडियो था, और दूसरा एक वेका था जो डेटा माइनिंग टूल है, और जुपिटर नोटबुक की बात की थी जो पाइथन बेस्ड है, पाइथन प्रोग्रामिंग। सी की बात हम लोगों ने नहीं की थी। सी यूज किया जाता है लेकिन वो मशीन लर्निंग में उतना एफिशिएंट नहीं। Okay, Seema ma'am, explain training data how particular for it. Okay, sure ma'am. प्रभाकर, आपका क्या क्वेश्चन है? आप टाइप करेंगे यहाँ पे। आप क्वेश्चन टाइप करें प्रभाकर, प्रिंस कुमार, क्वेश्चन टाइप करें यहाँ पे, मैं पढ़ लूंगा। तब तक ट्रेनिंग डेटा के बारे में एक बार और हम लोग मैम का कहना है। सो कल हम लोगों ने बात की थी सैंपल साइज को लेकर के। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में यदि हम स्टैट्स मॉडल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, हम अपना सैंपल साइज जो है देखते हैं। जितना बड़ा सैंपल साइज होता है उतना हमारे मॉडल के लिए अच्छा होता है, और उसी के बेसिस पे हम अपना ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा हम डिफाइन करते हैं कि कितना % हम सैंपल, मान लीजिए हमारे पास 100 सैंपल है, तो 100 में हम कितना पे ट्रेन करेंगे और कितना पे हम टेस्ट करेंगे, वो बहुत ही जस्टिफाइड नहीं होगा वो। तो अब उसमें आइडियल स्प्लिट क्या होना चाहिए? और अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनल वैलिडेशन की। जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, सेम डेटा जो है हमारा है, हम उसी डेटा को स्प्लिट करते हैं, उसके एक हिस्से को अलग करके रखते हैं टेस्ट करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए मॉडल को, जो कि वो डेटा मॉडल ने जो है एल्गोरिथम ने कभी देखा ही नहीं। तो वैसे इसमें कौन सा स्प्लिट आइडियल होगा? यदि हमारे पास 100 सैंपल 50 करेंगे तो 50 सैंपल जो है, आप क्वेश्चन टाइप करते चलिए, मैं अभी ये एक्सप्लेन करके फिर से क्वेश्चन चेक करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो 50 सैंपल पे ट्रेन किया गया, 50 सैंपल पे टेस्ट किया गया, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज हमारी डेटा स्प्लिट करते हैं रिसर्चर्स, जिसमें ट्रेनिंग के लिए 70% यूज करते हैं और टेस्ट के लिए 30% यूज करते हैं। यदि हमारे पास हाई वॉल्यूम डेटा है, फॉर एग्जांपल 50K है या 1 लाख डेटा सैंपल है, देन वी कैन गो फॉर थर्ड डेटा जो वैलिडेशन में होता है। और वो भी मैं बताता हूँ कि वैलिडेशन की आवश्यकता यहाँ पे क्यों पड़ती है।
इसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए एक बेस डेटा और एक बेस रूल डेवलप करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया था। एक सैंपल साइज इनफ था मेरे पास, और मैंने कुछ सेलेक्टेड जो है एल्गोरिथम्स क्लासिफायर्स को मैंने यूज किया। वैसे तो और भी बहुत सारी क्लासिफायर्स हैं, लेकिन सबको एक साथ टेस्ट करना फिजिबल नहीं है, तो मैंने सेलेक्टेड किया। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इसलिए भी रखा था क्योंकि ये मोस्टली यूज है, ये मोस्ट यूज होता है ये। तो आप खुद इसमें देख सकते हैं कि कैसे रेशियो के साथ साथ इसका वैल्यू जो है वो चेंज होता है। यदि हम सिर्फ एक पे ही फोकस करें तो 50-50 हमारा 70% 25% के स्प्लिट रेशियो में है, जो क्लोज टू 80% है, मोस्ट लाइकली 78% के आसपास है। तो आइडियली हमें क्या करना चाहिए कि जब भी हम मॉडल डेवलप करते हैं, हम अलग अलग रेशियो में स्प्लिट करें यदि हमारे पास टाइम है, और उसमें देखें कि किस रेशियो पे हमारा परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है। नॉट नेसेसरली कि हर एक रेशियो पे आपको फुल मॉडल डेवलप करना है। एक पहला सिंपल मॉडल डेवलप करके आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एनफ जो है रेफरेंस मटेरियल मिल जाएगा उसको साइट करने। अब चूंकि हम लोगों ने इसको रिविजिट किया है तो हम फिर हाईलाइट कर दूं वैलिडेशन की जब बात आती है। मॉडल ट्रेनिंग में सिर्फ ट्रेनिंग हम नहीं करते हैं। हमने एक बार मॉडल ट्रेन किया, जब हम लोग फुल एक पूरा लैब करेंगे ना, देखेंगे, तब हम लोग को ये और क्लियर होगा। जब हमने एक मॉडल ट्रेन किया तो ट्रेन करने के बाद फॉर एग्जांपल यदि हमारा एक्यूरेसी जो है वो 75% या 80% आया, उसको हमने टेस्ट डेटा पे वैलिडेट किया। और इन्हीं का स्पीकर ऑन है, वो इको कर रहा है। तो टेस्ट डेटा पे फिर से हमने उसको वैलिडेट किया, और उसके बाद सेटिस्फैक्ट्री आया हमारा जो है एक्यूरेसी। तो वैलिडेशन के बाद तो टेस्ट डेटा मॉडल ने देख लिया। अब यदि दोबारा हम इस पे टेस्ट करेंगे तो ऑलरेडी वो जो है, जो मॉडल है वो ये टेस्ट डेटा देखे हुए है, तो वो जो है प्रॉपर ढंग से उस पर ट्रेन नहीं हो पाएगा। और हमें यदि उस मॉडल को और ज्यादा इम्प्रूव करने की जरूरत होती है, जिसमें एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, उसको हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग बोलते हैं। यानी कि उस हर एक मॉडल में, एल्गोरिदम में, कुछ एल्गोरिदम्स में उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसको कि हम ट्यून करके, मल्टीपल आइटरेशन करके हम उसके परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। तो अभी हम लोग चूंकि उस चीज पे बात नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया था, लेकिन यहाँ मैं बता रहा हूँ कि जैसे ट्रेनिंग करेंगे उसके बाद आपने फिर से इसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ इसके हाइपर पैरामीटर्स आपने ट्यून किए, फिर आपने टेस्ट पे टेस्ट किया। जब आपको सेटिस्फैक्टरी लगा कि हाँ इसका परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, तब आप फिर फाइनल वैलिडेशन उस मॉडल का आप जो है इस 10% डेटा पे करते हैं। इसीलिए इस डेटा का होना भी बहुत जरूरी होता है, बट प्रैक्टिस में आई वुड से मैंने आज तक नहीं देखा किसी पेपर में, रिसर्च आर्टिकल में, सो फार जितना मैंने एक्सप्लोर किया है कि हाँ, प्रोजेक्ट के लिए मत परेशान होइए। प्रोजेक्ट का मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, इसलिए मैं हर दिन छोटा छोटा चीज ही मैं टच कर रहा हूँ। वो हड़बड़ी में नहीं करेंगे, उसके लिए पूरा डिस्क्रिप्शन होगा, वो हम लोग साथ में मिल करके करेंगे। मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, उसके लिए परेशान मत होइए। हाँ, मैंने जिनके पास लैपटॉप एक्सेस नहीं है, मैंने उनको बोला था कि जो भी मैंने, आपके पास रिकॉर्डिंग है राइट,
और उसके बाद फिर मैंने फाइल भी शेयर किए हैं। तो आपको उसको हाथ से लिखना है अपने नोटबुक पे, वो पूरा कोड आपको लिखना है। जो चीज आप टाइप करते या फिर एग्जीक्यूट करते लैपटॉप पे, वो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको अपने एक नोटबुक पे उसको हाथ से लिखना है उस पूरे कोड को। और जो डिस्क्रिप्शन मैंने कहा है उस डिस्क्रिप्शन को वहां पर डालना है और वो आपको शेयर करना है। वो शेयर कैसे करेंगे, आप उसका पिक्चर लेंगे और वो पिक्चर जो स्नैपशॉट लेकर के और वो फिर मुझे शेयर करेंगे। और उसमें क्या क्या और डलेगा पूरे प्रोजेक्ट में, उसका पूरा टेम्पलेट में शेयर करूंगा आप लोगों को। हाँ, ये स्मार्टफोन सेम आंसर। होमवर्क में मैंने कह ही दिया है कि मैं बताऊंगा डिटेल में। डेटा इंपोर्ट कैसे करेंगे, ये तो मैंने अभी फिर से बताया है कि ये मत देखिए कि क्या लिखा हुआ, पहले सोचिए क्या होना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब मैं इस फील्ड में आया ना, तो मेरे पास प्रोग्रामिंग की कोई बहुत अच्छी नॉलेज नहीं थी। तो मेरे अंदर भी वो एक कहीं ना कहीं पे वो बंधा हुआ था कि मैं प्योर साइंस का स्टूडेंट हूँ, प्रोग्रामिंग में क्या होगा नहीं होगा। लेकिन जब मैंने एक फनी सा ब्लॉग लिखा था, वो कभी टाइम मिलेगा तो लिंक्डइन प्रोफाइल मेरा एक्सप्लोर कीजिएगा, मिल जाएगा, उसको पढ़िएगा। उसमें है कि आप बस सोचिए कि डेटा कहाँ होगा, टेबल में होगा। टेबल को क्या करना है, रीड करना है या इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, इस तरह से आप सोचिएगा ना कि यदि हमको कोई पर्टिकुलर कॉलम हमको चाहिए, 5 कॉलम है, तो हमको एक कॉलम सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, किसी फ्रॉम टेबल, किसी पर्टिकुलर टेबल से हमको सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरह से सोचिएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो डेटा, आप खुद बोल रही हैं कि डेटा इंपोर्ट कैसे करेंगे, तो डेटा इंपोर्ट कर रही हैं। तो इंपोर्ट हम ऑलरेडी क्या है कि हम जब चूंकि जुपिटर नोटबुक हम खोल चुके हैं और वो हमारा उसी डायरेक्टरी में ओपन है जहां हमारा डेटा सेव है, तो वो वहां से उसको रीड कर सकता है डायरेक्टली। तो वहां हम सिर्फ रीड कर रहे हैं, और रीड करने के लिए हमारे पास एक ऑलरेडी टूल हमने पहले इंस्टॉल किया हुआ है, पांडा जिसका नाम है। चूंकि पांडा का पर्पस ही वही है, यही कारण है ना, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। और यही कारण है कि यहाँ देखिए मैंने वेब लिंक दिया हुआ है, अ पावरफुल पाइथन डेटा एनालिसिस टूल। तो आपके सारे क्वेश्चन यदि आप एक बार सिर्फ सोचिएगा, वो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, फाइल ओपन नहीं हो पाता है, तो फाइल ओपन करने का वो, यदि आप सेव एज करके आप कहीं पे सेव कर रहे होंगे, वो ओपन नहीं होगा, क्योंकि सेव एज करने पे ना वो ढंग से वो सेव नहीं होता, उसको डाउनलोड करना होगा उस फाइल को। और जो मैंने बताया था तरीका ओपन करने के लिए, कि आप एनाकोंडा अपना ओपन करेंगे नेविगेटर, वहां से जुपिटर लॉन्च करेंगे, और जुपिटर लॉन्च जब हो जाएगा तब ब्राउजर में जाएंगे आप, अपने जो भी फोल्डर में जहां आपने सेव किया हुआ है, वहां इसी जगह आपको डाउनलोड करना है जो फाइल मैंने भेजा है, और यहाँ से डायरेक्ट उसको क्लिक कीजिए। फॉर एग्जांपल ये सेव किया है, इसको क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे खुल जाएगा, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट जस्ट लाइक एग्जीक्यूटिंग रन। बहुत सेंसिटिव है ये। हाँ, असाइनमेंट के बारे में मैं बताऊंगा। सिमिलर टू एसक्यूएल, हाँ, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था ना,
वो एसक्यूएल का ही एग्जाम्पल मैं दे रहा था। तो सारे लैंग्वेज कहीं ना कहीं से मिलते हैं, वो अलग अलग लोगों ने तैयार किया है तो सबका अलग अलग अपना तरीका है उसको रखने का। सुशांत सिंह आर्सेनिक करके गूगल पे ढूंढिएगा, मैं मिल जाऊंगा। हाँ, असाइनमेंट भेजने वो सारा डिटेल में भेजूंगा आपको। असाइनमेंट, हाँ तो वो प्रोजेक्ट मेरा वो क्लियरली मैं डिफाइन करूंगा मैम। एओसी के बारे में और जितने भी जो परफॉर्मेंस मेट्रिक्स हैं उसके बारे में कल हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि वो कंप्लीट होगा, मेरा टारगेट है। क्योंकि हम लोग 2 मॉडल यहाँ बना रहे हैं। एक हो गया स्टैट्स मॉडल है, जहां मैं इसके भी जितने पैरामीटर्स है यहाँ पे ये मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इसके पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं स्टैट्स मॉडल के। इसमें स्यूडो आर स्क्वायर मुझे डिस्क्राइब करना होगा, जो कि एक तरह से वो जैसे हम आर स्क्वायर यूज करते हैं लीनियर में, तो यहाँ हम स्यूडो यूज करते हैं। एआईसी क्या हुआ, बीआईसी क्या हुआ। और जब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करते हैं तो स्टैट्स मॉडल में ही हमारा आता है वो स्टैंडर्ड एरर कोफिशिएंट हो गया, जो फिर हम ऑड्स रेशियो में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब आती है बात लॉजिस्टिक रिग्रेशन की, तो हमने वो डिसाइड किया है कि ये दोनों को एक साथ कल हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अटेंडेंस वो बाद में फीडबैक फॉर्म मिलेगा, उसमें आप लोग अपना वो कंप्लीट करेंगे। रिस्क क्लासीफायर, एसडीडी क्लासीफायर, ये अभी मैं कहूँगा कि इस पे फोकस नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि यदि आप लिस्ट करने लगिएगा ना, इसकी आवश्यकता अभी नहीं है हम लोग को। तो 500 से ज़्यादा एल्गोरिदम्स हैं। बहुत सारी एल्गोरिदम्स ऐसे भी हैं, मैं अभी भी बहुत सारी एल्गोरिदम्स ऐसे सुनता हूँ जिसके बारे में पहले नहीं सुना था। तो अभी इसकी आवश्यकता नहीं है हम लोग को। तो आज के लिए मैंने इतना ही रखा था, क्योंकि मैं चाहता था कि कल पूरा 1 घंटा जो है हम लोग डेडिकेट करें परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को। तो अभी हमारे पास 5 मिनट और हैं, 4 मिनट। यदि और कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछें, नहीं तो मैं एक बार जो है बस ब्रीफ करूंगा कि प्रोजेक्ट में हम लोग क्या क्या करेंगे कल। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कल जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ करके आइए। तो मैं उसमें 2 चीज में बता देना चाहता हूँ क्विकली। हाँ, आपको लिंक मिल गया है अटेंडेंस का, आप वो कर लें। मैं बता दूं कि जो मैंने पेपर शेयर किया है ना, उस पेपर में आपको ये मिलेगा पूरा, ठीक है। आप वो पेपर पढ़िए अच्छे से, ताकि डिस्कशन हो पाए और मैं जब इंटरप्रेट करूं तो वो समझ में आसानी से आ जाए। और चार चार चीज पढ़िएगा उसके बाद। एक हो गया एक्यूरेसी के बारे में, दूसरा सेंसिटिविटी, तीसरा स्पेसिफिसिटी, और चौथा है आरओसी एओसी कर्व। ये बस एक रीडिंग खाली दे लेना आपको, और उसके बाद हम लोग डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। जो एरर आ रहा है ना, वो एरर आप मुझे मेरे इस पे टेलीग्राम पे अलग से स्नैपशॉट लेकर के आप भेज दीजिएगा। मैं क्विकली ये बता दूं कि हम लोग जब
हाँ, जब हम लोग प्रोजेक्ट शुरू करेंगे ना कल खत्म करने के बाद, तो प्रोजेक्ट में हम लोग का जो होगा वो मेरा बहुत कंटेंट नहीं निकला चूंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं होगा, लेकिन वो स्केलेटन मैं चाहता हूँ कि पूरा 8 दिन के क्लास के बाद आपके पास वो स्केलेटन ऐसा रह जाए कि बाद में फर्दर आप अपना रिसर्च कंटिन्यू करते हैं तो आप उस फॉर्मेट को यूज करके अपना जो है आर्टिकल तैयार कर सकते हैं। और जो भी मैं अभी कोड शेयर कर रहा हूँ ये बहुत रॉ है, और दूसरा ध्यान रखना है कि वो कोड सिर्फ हम लोग क्लास के लिए ही शेयर कर रहे हैं, ना तो उसको पब्लिक डोमेन पे डालिए आप और ना ही किसी और से शेयर कीजिए। किसी और से का मतलब है कि आउटसाइड द क्लास, वो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है। और हर एक कोड में मैंने कुछ नहीं डाला है यहाँ पे जान करके, एक बस लिख दिया है लोडिंग डेटा, ठीक है। उसी तरह से आप आगे हर एक जो कोड है उसमें आपको डिस्क्राइब करना है, खास करके जब यहाँ पर बात आती है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की या फिर प्लॉट करने की बात आती है, तो उसको डिस्क्राइब करना है यहाँ पर कि आप क्या कर रहे हैं और किस लाइब्रेरी का आप यूज कर रहे हैं, पहला। दूसरा, आपको उस डेटा को इंटरप्रेट भी करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया, जैसे रिजल्ट आया हमारा, ये हमने एक यहाँ डाला और एक ये मैं डिटेल में बताऊंगा, डाला और यहाँ पे लिख दिया कि जो टर्म डिपॉजिट सब्सक्रिप्शन is lower than the non ओके। आई थिंक आज का हम लोग का सबसे लाइट था क्लास, क्योंकि हेवी होने वाला है कल से, जिसमें कि हम लोग पूरा जितने भी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्रूशियल है, उस पर डिस्कस करेंगे और देन विल टेक इट फ्रॉम देयर। और फिर कल के बाद से हमारा प्रोजेक्ट शुरू होगा। प्रोजेक्ट को सीरियसली सभी लोगों को वो करना है, उसके बेसिस पे ही आपको फर्दर जो भी आगे चाहे ग्रेडिंग मिले या फिर सर्टिफिकेशन हो, वो उस पर डिपेंड करेगा। सो और वो फिर आपके साथ रह जाएगा। सो उसमें आप मैं कहूँगा कि डंडी मत मारिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक